नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो जितनी भी आपकी तैयारी हो चुकी है या जितना भी आप लोग पढ़ लिए हैं, तो अब नया कुछ भी ना पढ़ें, उसी को बार-बार रिवाइज़ करें। क्योंकि नया पढ़ने से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाएगा और जितना हो सके मॉडल प्रैक्टिस सेट हो गया, एमसीक्यू हो गया, चैप्टर वाइज़, उसी को आप दोबारा तिबारे यानी 3 से 4 बार क्या 5 बार पढ़ जाइए अगर आपके पास समय है तो। तो चलिए हम लोग भी अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और जैसे ही मेरे पास अगर समय जितना हो सकता है, मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट मतलब अपलोड कर दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 1857 की क्रांति के बारे में पूछ रहा है। भीमराव कर्नाटक, सुल्तान बख्श मद्रास से थे, मुलगाबल स्वामी पूना से थे और विजय कुदरत केरल से थे। तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है, तो सिर्फ हम सीधे सीधे आंसर ही लगा देते हैं कि मुलगाबल जो थे स्वामी वो पूना से संबंधित नहीं थे। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए। 1857 के विद्रोह को कई अन्य नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह नाम से किस में लिखा गया है, तो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा इसे सिपाही विद्रोह कहा गया है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा क्या कहा गया है, तो महान विद्रोह कहा गया है। 1857 की क्रांति और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया है, तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया है। तो इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखना होगा। कर्नाटक के भीमराव, मद्रास के सुल्तान बख्श, केरल के कौन, तो विजय कुदरत और कोयम्बटूर के जो थे वो थे मुलगाबल स्वामी ने वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिण भारत का में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये कहाँ से किए थे, ये सभी दक्षिण भारत में आंदोलन किए थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किए थे स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर के बारे में पूछ रहा है, तो वो किस नदी के तट पर है, तो वो है मादर नदी के तट पर। इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र ने नीमू चढ़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। किस समाचार पत्र ने वो किया है, तो वो किया है फ्रेंड्स रियासत ने। किसने, रियासत ने किया है तुलना किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अगला प्रश्न हमारा, अद्वितीय काल की अनुभूति किस काल में हुई थी। अद्वितीय काल की अनुभूति किस काल में हुई थी, तो वो हुई थी उत्तर वैदिक काल में। फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे। औरंगजेब के समय में किस जाट ने भरतपुर की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी, तो वो था चूड़ामन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा झील के मध्य में बना हुआ है। अच्छा, झील के मध्य में बना हुआ है, तो वो किसका बना हुआ है, तो वो बना हुआ है बाबर, शेरशाह, अकबर या फिर जहांगीर का। तो वो बना हुआ है शेरशाह का। इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। वो कौन था भैया, तो वो था राजा जय सिंह। ठीक है, राजा जय सिंह ने उनको मजबूर किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। ठीक, उस साधु यानी जो जैन मुनि थे उनका नाम क्या था, तो किसके साथ गए थे, तो वो गए थे भद्रबाहु के साथ। आंसर हो गया दूसरा हमारा। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था, तो ईश्वर में अविश्वास था, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं था। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। हुमायूं जो था 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। इस्लाम शाह को हराकर, मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, इब्राहिम शाह को हराकर या फिर सिकंदर शाह को हराकर। तो वो किया था सिकंदर शाह को हराकर। आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था, तो वो लाहौर का अधिवेशन 1929 में। ठीक है, 13 प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था। किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक, देखिए किस प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, कि नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी। रॉलेटेक, चंपारण सत्याग्रह, वर्दोली सत्याग्रह या फिर खिलाफत आंदोलन। तो क्या बोल रहा है कि नाम पहला आंदोलन यानी राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी, तो कहाँ से संभाले थे गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह से संभाले थे। इनका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा जो स्थान था वो कला का प्रमुख क्या था, केंद्र था, तो वो था सारनाथ। आंसर हो गया फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। देखिए जजिया कर वसूल किया था, बलबन अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह, तो वो था फिरोज शाह। फिरोज शाह ने 23 जो अन्य कर थे उनको हटा करके सिर्फ 4 कर को मतलब तो देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था उसने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर को ही अनुमति प्रदान की थी, मतलब कि 4 कर ही लगाए जाएंगे, खराज, जकात, जजिया और खुम्स। ठीक है, और उसने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था, तो जजिया कर लगाया था। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी, तो वो थी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी, तो वो था इत्मादुद्दौला का मकबरा। इसका आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी, तो वो किया था शेरशाह ने। देखिए आधुनिक पटना नगर की स्थापना शेरशाह ने किया था, और अगर पाटलिपुत्र पूछ ले तो वो उदयन ने बसाया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने इनके खिलाफ क्या किया था? तो अभियान शुरू किया था इनके विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी है? तो किसको दिया है भैया, कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको राय रायन की उपाधि दी है? तो वो दिया है रामचंद्र देव को। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो सीता से याद करिए कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। ये मैं मौर्य साम्राज्य के पूरा जब पढ़ा रखी हूँ शासनकाल प्रशासन व्यवस्था, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा ये इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? तो वो था अहमदनगर के मलिक अंबर। ठीक है, जो कि मराठों को युद्ध में शामिल करता है और उन्हें गुराला पद्धति की जो युद्ध होती थी उसकी प्रशिक्षण देता है। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेताओं हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। वे 2 नेता कौन थे? रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल, रामनाथ देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। तो वो थे शिव कुमार और रामानंद थे, जिनको कि हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो वो है विदत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग भूगोल के प्रश्नों की तरफ। ये हमारा हिस्ट्री से 25 प्रश्न था। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो काल अवधि में जो घटित परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जननांकीय संकृति कहा जाता है। आंसर क्या हो गया? दूसरा। विश्व में चावल के बृहद उत्पादन एवं निर्यातक देश क्रमशः कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया और चीन है। ठीक है, चीन एवं इंडोनेशिया जो है वो चावल के उत्पादक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कि चीन और इंडोनेशिया जो है वो चावल का क्या पूछा है? निर्यातक देश पूछा है। ठीक है, तो निर्यातक देश है। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार भी होता है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया और सिर्फ चीन दिया हुआ है, क्योंकि ये सब थाईलैंड, बांग्लादेश ये नहीं है निर्यातक देश, लेकिन इंडोनेशिया है। अगर यहाँ पर मलेशिया हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा तो वो भी सही है। और आयातक देश कौन है? चावल का प्रमुख आयातक देश तो चीन, भारत और इंडोनेशिया आयातक देश में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा एक परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है किन राज्यों को? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश झारखंड, आंध्र प्रदेश उड़ीसा। तो तुंगभद्रा जो योजना है वो किनके बीच है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो वो मिलती है कुर्सेला। कहाँ पर मिलती है? बिहार के कुर्सेला स्थान से गंगा नदी में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर खनिज दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ? उनके उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न हमारे दिए हुए हैं। देखिए, तांबा दिया हुआ है, तो तांबा का क्या हो जाता है? तो तांबा का हो जाएगा खोदारीबा। ठीक है, खोदारीबा का जो उत्पादक क्षेत्र है तांबा का वो खोदारीबा है। सीसा और जास्ता का क्या है? तो जावर हो गया। टंगस्टन का क्या हो जाएगा? टंगस्टन का देगना हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस जो हमारा हो गया उसका घोटाड़ू हो गया। ठीक है, तो 4th 1 2 3 4 1 2 3 इसका आंसर हमारा हो गया 4th। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु नदी, कुमायूं हिमालय सतलज नदी, नेपाल की काली और असम की तीस्ता होती है, ब्रह्मपुत्र नहीं, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, तो यहाँ पर तीस्ता होगा, तो यहीं क्या है? सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरित क्रांति खदान उत्पादन से है, नीली मछली से है, श्वेत दुग्ध से है और पीत क्रांति किससे है? तो ये पीत क्रांति जो होता है ये सरसों उत्पादन से होता है, यानी क्या कहें, देखिए मैं सरसों बोल दी थी, तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, तो इसमें से यही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? तो वो है गंडक परियोजना। ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा एवं बिरुल की देशांतर रेखा होगी क्रमशः। तो सीधे आंसर लगा लीजिए कि 75 डिग्री पश्चिम एवं 30 डिग्री पूरब होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है एशिया के अरावली पर्वत। अरावली तो न्यूनतम पर्वत में शामिल है, तो इसीलिए ये नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो पंपास, पास कौन हो गई? टीना हो गई। देखिए इस पर देखिए एक जीके ट्रिक करके मेरी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि उसमें कुछ जो जीके है ना, देखिए शॉर्ट में वहाँ पर ट्रिक से बताया गया है। जैसे बिहार से रिलेटेड है, गर्म जलधाराएं होगी, उनको भी बिल्कुल ईजी में समझाया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? पंपास का क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना सही है, यानी कौन पास हो गई? टीना पास हो गई। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, किसी को हम टेल देंगे तो वो कहा जाएगा नीचे, यानी डाउन हो जाएगा। वेल्स का क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका। लानूस का चिली, तो लानूस का क्या है? लानूस गलत है। और लानूस जो है वेनेजुएला में घास का मैदान है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि ये तीनों क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। चलिए 38 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, इनमें से सुमेलित कौन सा गलत है उसको छांटना है। उष्णार्थ जलवायु जायरे में पाया जाता है। भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ, तो ट्यूनीशिया में। मानसूनी जलवायु थाईलैंड में। और शीतोष्ण अनसमुद्री जलवायु स्वीडन में। नहीं, स्वीडन में कौन सी जलवायु पाई जाती है, टैंगा जलवायु पाया जाता है। तो ये गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। यहाँ जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो यहाँ पर तो मध्य मंडल आ गया, गलत हो गया। यहाँ पर भी आ गया, ये भी गलत हो गया। अगला देख लेते हैं। तीसरा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और एक आता है वायुमंडल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो पर्वत एवं पठारों के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी क्या है, तो काल बैसाखी अरब सागर के चक्रवात है। शीत ऋतु में भूमध्यसागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। ग्रीष्म ऋतु में मालाबार तट पर होने वाली वर्षा, या फिर ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली आंधी तूफान है। तो काल बैसाखी क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो आंधी तूफान है वो है। अगला प्रश्न है, महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक विस्तार किसका है उच्चावच मंडलों में, महाद्वीपीय मग्न तट का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, गहन सागरीय मैदान का, या फिर महासागरीय गर्त का। तो सबसे अधिक जो उच्चावच मंडलों का विस्तार है वो है हमारा गहन सागरीय मैदान का। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 75.9% है इसका। और इसका कितना है, तो इसका है 7.5% विस्तार, इसका है 8.5% विस्तार, और इसका 1 या 2% है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कहवा ब्राज़ील, कपास मिस्र, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया। तो इनमें से कौन सा मिस्र सुमिलित नहीं है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा कपास। की कपास जो है मिस्र में नहीं, कपास कहाँ पर है, तो चीन और भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चाय श्रीलंका हो गया, भारत हो गया और चीन हो गया, इन तीनों जगहों पर पाया जाता है। और रबड़ कहाँ कहाँ, तो इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्ति जनसंख्या को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कायिक घनत्व। और कायिक घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है, तो कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से कायिक जनसंख्या घनत्व निकलता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। परिप्रशांत महासागरीय पेटी डैश वितरण से संबंधित है, किससे वितरण से, तो भूकंप से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। और ये जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है ये संपूर्ण मतलब पूरे विश्व का सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। लगभग संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत यहाँ पर भूकंप आता है, तो 63%। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है, कितना का अंतर होता है, तो वो होता है 12 घंटे 26 मिनट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका आंसर तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है, तो ये तो मैं पिछली ही वीडियो में मतलब प्रैक्टिस सेट में ही आया था प्रश्न, तो बताई थी कि पश्मीना क्या है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, तो ये एक प्रकार की बकरी होती है, भेड़ नहीं होती है। इसका आंसर हो गया दूसरा। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं टैंगा प्रदेश में। कहाँ पर, टैंगा प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। आटाकामा का मरुस्थल स्थित है, आटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो आटाकामा का जो हमारा मरुस्थल है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। तो ये हमारा ज्योग्राफी से 25 प्रश्न था, हिस्ट्री से 25, यानी टोटल 50 हो गया। अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को। तो सापेक्ष गरीबी का विचार इन राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है, अविकसित राष्ट्र में, अल्प विकसित राष्ट्र में, विकासशील राष्ट्र में, या फिर विकसित राष्ट्र में, तो वो है विकसित राष्ट्र में। 52 प्रश्न है, आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं उनसे उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक है, यानी बचत प्रवृत्ति में कमी होना स्वाभाविक है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है ड्यूजेनबेरी का। किसका है, ड्यूजेनबेरी का है विचार है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकांश संख्या होने का कारण क्या है, तो अधिकांश संख्या होने का क्या कारण है, भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। अगला प्रश्न, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्यों मानी जाती है दोहरी व्यवस्था भैया, यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। तो सही बात है, इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचते हैं तो यह कहलाता है, क्या कहलाएगा, जब विकास का सभी जगहों पर लाभ पहुँचने लगेगा तो क्या कहलाएगा, तो वो कहेगा समावेशी विकास। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो
अधिकाधिक सुरक्षा के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हस्तांतरित की जाती है, एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती है। अगला है ऑप्शंस, देश के शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक हॉट मनी या रिफ्यूजी मनी क्या होती है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होता है। हॉट मनी उस विदेशी मुद्रा को कहते हैं जिसमें शीघ्र जो पलायन की क्षमता होती है यह वहीं स्थानांतरित हो जाती है जहां शीघ्र पलायन की संभावना हो। ठीक है, मतलब जहां पर जितना जल्दी हो सके पलायन कर जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, एक होगी, भिन्न होगी, या तो एक होगी या भिन्न होगी, या स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर होगा। तो जहाँ पर एक सीधी मांग रेखा और एक वक्र रेखीय मांग दोनों स्पर्श करेगी वहाँ पर क्या होगा, भिन्न होगी। ठीक है, दोनों की रेखाएं क्या होंगी, तो भिन्न होंगी। इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न, भूमि ही उत्पादन का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है जिसकी पूर्ति क्या होती है, अधिकार लोचदार होती है, पुण्य लोचदार होती है, पूर्णतः बोल लोचदार होती है, या फिर इस इकाई के बराबर लोच वाली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड कि बेलोचदार होती है, यानी बिना लोचन वाली होती है। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है कि अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि इसलिए अधिक है कि लगान दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। उटपटांग सा है, लेकिन यह कथन किसका है, तो यह कथन है रिकार्डो का। एक दो बार पढ़ लीजिएगा इस कथन को। 60 प्रश्न है, खुले बाजार की कार्यवाही का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, एक राजकोषीय युक्ति के रूप में जो कि सरकारी उधार राशि की सहायता करता है, एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो कि प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नगद कोष को नियंत्रित करता है। तो खुले बाजार की कार्यवाही यही हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। ये था हमारे इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न। और अब आते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र की तरफ, जिसके कि 25 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, तो वो किया गया था नागौर जिले से। संगठनात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है, संघात्मक सिद्धांत का प्रमुख लक्षण क्या है, तो वो है केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है, देखिए कार्यपालिका की यहाँ पर बोल रहा है कि वास्तविक शक्तियाँ जो है किसमें निहित होती है, तो वो होती है मंत्रिपरिषद में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 1955 ईस्वी में। 65 प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों के कार्यों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो वो किया गया है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया था, तो 1992 ईस्वी में किया गया था यह संशोधन। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है, तो वो राज्यसभा को है। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न हमारा है 67 प्रश्न, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, वो कौन सा अधिकार है, तो वह है प्राकृतिक अधिकार। इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। और ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो वो है हमारे महान्यायवादी, जो कि कानून के सर्वोच्च होते हैं, और इनके बारे में एक्ट 76 में बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो गया दूसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था, ब्रिटिश उदारवाद में तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले को विश्वास था। यदि राज्य सरकारें राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, अगर वो कोई भी सिद्धांत को कार्यान्वित नहीं करती है तो उसको कौन बाध्य कर सकता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या फिर विपक्ष, तो कौन करेगा, मतदाता कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकारों से संबंधित सूची 1 सूची 2 में सुमेलित किया गया है, सही कूट का चयन करना है। देखिए यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं और इनसे जुड़े अनुच्छेद दिए गए हैं, तो चलिए मैं यहीं पर याद दिला देती हूँ आप लोगों को। समानता का अधिकार देखिए 14 से 18 में ये वर्णित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चा अब यहाँ पर क्या हो गया, एडल्ट हो गया। अब उसके बाद उसका शोषण किया जाएगा, कब उसका शोषण किया जा रहा है, तो वो शोषण किया जाता है 23 से 24 वर्ष की उम्र में। ठीक है, उसका शोषण कब किया जा रहा है, 23 से 24 वर्ष की उम्र में। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार किस में दिया गया है, तो 29 से 30 अनुच्छेद में दिया गया, 29 से 30 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, तो वो दिया गया है 19 से 22। ठीक है, बच्चा जब 18 साल में उससे समान अधिकार चाहिए भाई, और फिर उसके बाद जब वो 19 साल का हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, कॉलेज में जाएगा, तो उसे क्या चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, यानी उसको कोई रोक ना सके, रोक टोक ना कर सके। ठीक है, तो 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर सूची हम लोग मिला लेते हैं। ए का क्या हो गया, ए का दिया हुआ है इसमें तीसरा, ए में समानता का अधिकार 14 से 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 यानी 3 4 हो गया। फिर उसके बाद था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 से 30 में था, 3 4 2 1 3 4 2 1 ये दिया गया है
दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन यापन भत्ता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो आता है परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, वो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार या शिक्षा की व्यवस्था। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य एवं तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। अब ये एक पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है, लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या फिर आदर्शवादी राज्य। तो वो है लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत को नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करता है यानी थोड़ा बहुत, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाद। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? किसकी संख्या? तो राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या 10%, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 25%, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 20% या फिर विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%। तो वो होगा 15%। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। देखिए पूरा बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो शोषण मुक्त आधारित है किस पर है भैया? तो वो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद, क्योंकि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। तो कब होगा? जब समाजवाद होगा। इसका आंसर हमारा फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है? किस विचारक के लिए? तो वो है महात्मा गांधी। इनके आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। भारत में किस कारण से शासन संगठनात्मक है? किस कारण से है भैया शासन संगठनात्मक? न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसी कारण से शासन क्या है? संघात्मक है। संसद में कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है। शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? देखिए, संसद जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित की जाती है उसी को क्या कहेंगे? शून्यकाल कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। एंड इसमें हमारा 80 प्रश्न है, जो कि विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 80वां कौन सा क्या प्रश्न है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है? किसके बारे में? तो अस्पृश्यता को। तो वो 17 में, ठीक है। तो ये हमारा सामान्य विज्ञान से यानी विषय से 80 प्रश्न थे। अब आते हैं सामान्य अध्ययन की तरफ, जिनसे कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो वो गाया था 1911 ईस्वी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? अच्छा, उनको क्या कहा जाएगा? उन पशुओं को क्या कहा जाएगा जो पौधे को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं? तो उनको क्या कहा जाएगा भाई? तो उनको कहा जाएगा सर्वहारी, यानी सभी को खाते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। 84 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? अच्छा, नवरत्न या महारत्न बोला जाता है ना, तो उन कंपनियों में से इनमें से कौन सी कंपनी नहीं है? IOCL, गेल, भेल और ये क्या है? MTNL। तो MTNL जो है ये महारत्नों में नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर को, G.J. मेंडल को, कार्ल लिनियस को या फिर लुई पास्चर को? तो वो माना जाता है लिनियस को। इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ से अब रीजनिंग आ गया। 3 में +1 किया तो 4 आया, 4 में +1 कर रहा है, 3 कर रहा है तो 7 आया, 7 में +5 यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट हम लोग मैथ वाला। देखिए 86 से हमारा मैथ यानी रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो ये 5 प्रश्न यहाँ से जाएगा और हाँ, इस प्रकार से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 91 प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा इल्तुतमिश। प्रश्न था हमारा, सिजदा प्रथा किसने चालू किया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या फिर गयासुद्दीन बलबन? तो वो किया था गयासुद्दीन बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो वो है पॉलीग्राफी। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो देखिए सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हमारा उत्तरी अफ्रीका में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था अपोलो 11। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। 20 जुलाई 1969 को उतारा गया था।
पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है वो किस राज्य में है? तो वो है गुजरात में। निम्नलिखित में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। बिल्कुल। 97 प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किससे गढ़ा हुआ है? किसने गढ़ा है? तो प्रोटोप्लाज्मा जो है जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा है। ठीक है, प्रोटो का अर्थ होता है पहला और प्लाज्मा का अर्थ होता है गठित, यानी पहले गठित। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? त्वचीय ऊतक, मेरिस्टेमिक ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, मेरिस्टेमिक ऊतक। अगला प्रश्न है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? कब? 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान कब माना जाता था? तो वो माना जाता था बंगाल को। ठीक है, किसको माना जाता था? बंगाल को माना जाता था। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की। और मैकमोहन भारत और चीन के बीच। तो इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी? 1865 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर हो गया दूसरा इसका। इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड TDRLVTD का पूर्ण रूप क्या है? इसरो ने जो मानव रहित परीक्षण किया है बेड RLVTD का पूर्ण रूप क्या है? तो RLVTD का पूर्ण रूप है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओटाई। इसको क्या कहते हैं? ओटाई यानी गिनिंग कहते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? किस राज्य में मौजूद है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम डैश रखा गया है। चाइना मैन शैली का क्या नाम रखा गया? चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर रखा गया, चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर, या फिर चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज़ के मूल के नाम पर। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है क्या? चाइना मैन शैली। आगे बढ़ते हैं, 108 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन की कल्पना की थी? अच्छा देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कल्पना की थी किसने? तो वो किए थे मोहन सिंह। और गठित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन कल्पना पूछ रहा है तो मोहन सिंह। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है कनाडा से। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? किस समुदाय के? जो एंग्लो इंडियन की तरफ से करते हैं, तो किसको करते हैं? तो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को करते हैं मनोनीत। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ट्रैकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक है, ये आंसर बहुत रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दीपा। क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। 115 प्रश्न है हमारा, एक आदमी का क्रय मूल्य। देखिए अब यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 20%। 116 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 116 का आंसर हो जाएगा 35। 117 प्रश्न देख लीजिए पहले, तो 117 का आंसर हो जाएगा 3। 118 का हो जाएगा 3। 119 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। एक मिनट, 119 का क्या हो जाएगा? 19 का प्रश्न पहले देखिए 2 हो जाएगा। और ये जो हमारा 120 का है वो पैटर्न दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट, यानी 4 होगा। जहाँ पर ये खाली स्थान दिया है उसको भरना होता है, तो ये 4 हो गया। तो ये हमारे 120 प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण, बिल्कुल BPSC पैटर्न पर आधारित। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।